गुड मॉर्निंग एवरीवन। ज्योग्राफी में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज वो चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए यूज़फुल हो, जैसे मिट्टी, पानी, प्लांट्स और एनिमल्स। ये सब चीज़ें हमारे लिए यूज़फुल है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? रिसोर्सेज। तो इस चैप्टर में हम इन रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। आपकी बुक में 2 स्टोरी है, मम्बा और पीटर की। मम्बा तंजानिया में रहती है, जो कि अफ्रीका में है। वो सुबह जल्दी उठती है पानी लाने के लिए, क्योंकि उसे पानी बहुत दूर से लाना पड़ता है। उसके बाद वो अपने मदर और ब्रदर की हेल्प करती हैं, उनका हाथ बटाती है। उसके फादर एक फार्मर है जो कि मक्का और बीन्स की खेती करते हैं। उनकी फसल इतनी अच्छी हो नहीं पाती है क्योंकि वहाँ की मिट्टी इतनी उपजाऊ नहीं है। इसके बाद है पीटर। पीटर न्यूजीलैंड में रहता है। उसके फादर की एक फैक्ट्री है ऊन को प्रोसेस करने की, ऊन को बनाने की। जब वो स्कूल से वापस घर आता है तो वो अपने अंकल को भेड़ों की देखभाल करते हुए भी देखता है और वो इन सब काम के लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। तो हमने इन दोनों ही स्टोरी में देखा जो मम्बा और पीटर है, उनकी लाइफ एक दूसरे से कितनी अलग है। इसका रीज़न क्या है? बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस इन द क्वालिटी ऑफ लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, एनिमल एंड यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजी। मम्बा और पीटर दोनों ही अलग अलग जगह पर रहते हैं, जिसके कारण उनके रिसोर्सेज भी अलग अलग हैं। रिसोर्सेज मतलब अफ्रीका की मिट्टी फर्टाइल नहीं है, वहाँ पर उन्हें पानी की भी बहुत कमी है। प्लांट्स और एनिमल भी उनके लिए इतने यूज़फुल नहीं हैं जितने कि न्यूजीलैंड में। तो इसीलिए मम्बा और पीटर की लाइफ एक दूसरे से अलग है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे लैंड के बारे में। लैंड रिसोर्स, इट कवर्स ओनली 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। हमारी अर्थ सरफेस का 30% एरिया कवर है लैंड से। 30% एरिया में से 9% एरिया ही सिर्फ हैबिटेड है। हैबिटेड मतलब जहाँ पर लोग रह सके, जैसे कि प्लेन्स, रिवर्स, फर्टाइल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। प्लेन्स होते हैं मैदान, रिवर्स नदी के आसपास का एरिया, और जो मिट्टी उपजाऊ होती है वो खेती के लिए अच्छी होती है, वहाँ पर जाकर लोग ज़्यादा रहते हैं। 21% एरिया जो है हमारी अर्थ का वो है अनइनहैबिटेड। अनइनहैबिटेड मतलब जहाँ पर लोग कम रहते हैं, कम जाकर बसते हैं, जैसे माउंटेन्स है, डेजर्ट है, थिक फॉरेस्ट एरिया है। इन सब एरियाज़ में लोग कम रहते हैं। इसके बाद है लैंड यूज़। हम ज़मीनों का यूज़ कैसे करते हैं? एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करते हैं, फॉरेस्ट्री के लिए यूज़ करते हैं, माइनिंग, जितनी भी खान होती है, कोयले की खान जो होती है, मिनरल्स की खान होती है, ये सब हमें ज़मीनों के अंदर या ज़मीनों के ऊपर ही मिलती है। बिल्डिंग हाउसेस, घर बनाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए और इंडस्ट्रीज़ बनाने के लिए भी हम ज़मीनों का यूज़ करते हैं। फिजिकल फैक्टर्स, कुछ फिजिकल फैक्टर्स होते हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं कि हम किसी भी ज़मीन का यूज़ कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी मतलब वो दिखने में कैसी है, वो मैदान है, वहाँ पर पहाड़ है या फिर रेगिस्तान है, ये सब आता है टोपोग्राफी के अंदर। तो ये भी एक फैक्टर है। जैसे कि हम मैदानों पर तो खेती कर सकते हैं, लेकिन पहाड़ों पर हम गेहूँ चावल नहीं उगा सकते, वहाँ पर चाय की खेती हो सकती है। तो ये सब क्या है? ये मतलब मिट्टी, ज़मीन कैसी है, ये भी हमें देखना पड़ता है कि उसको हम कैसे यूज़ करें। सेकंड है सॉइल, मिट्टी। मिट्टी कैसी है, फर्टाइल है या नॉन फर्टाइल है, ये भी एक फैक्टर है। क्लाइमेट, मिनरल्स, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। लैंड को हम 2 पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, प्राइवेट और कम्युनिटी। प्राइवेट मतलब जो कि किसी एक इंडिविजुअल के कंट्रोल में हो, उसे हम बोलते हैं प्राइवेट लैंड। जैसे कि कोई स्कूल है, किसी का अपना घर है, कोई अपनी बिल्डिंग है, ये सब किस में आता है? प्राइवेट लैंड में। लेकिन जो कम्युनिटी लैंड होती है वो एक कम्युनिटी के कंट्रोल में होती है। जैसे कि कोई सरकारी संस्था है, कोई भी सरकारी स्कूल है या फिर कोई भी धार्मिक स्थल है, वो सब कम्युनिटी लैंड के अंडर आएगा। इसके बाद है लैंड डिग्रेडेशन, ज़मीन का अपघटन होना। लैंड इज़ लिमिटेड बट पीपल्स डिमांड्स आर एवर ग्रोइंग। जो ज़मीनें हैं वो तो बहुत लिमिटेड हैं, जैसे कि हमने देखा था कि सिर्फ 9% लैंड ही है जहाँ पर लोग रह सकते हैं, लेकिन जो लोगों की डिमांड है वो लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके कारण वो जंगलों की कटाई कर रहे हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन को ऑक्यूपाई कर सके। एनक्रोचिंग ऑफ कॉमन लैंड, जो कॉमन लैंड होती है वो उस पर भी अपना अतिक्रमण करते हैं। अतिक्रमण होता है जिस ज़मीन पर उनका कंट्रोल नहीं है उस पर भी अपना कंट्रोल कर रखना।
जिसके कारण क्या हो सकते हैं, लैंडस्लाइड, भूस्खलन मतलब ज़मीनों का अपनी जगह से हटना, सॉइल इरोजन मिट्टी का अपरदन। मिट्टी अपरदन ये होता है जब हम पेड़ों की कटाई करते हैं। सबसे पहले देखो पेड़ हमारे लिए क्यों फ़ायदेमंद है। पेड़ जो होते हैं वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं, हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है उसको ठंडा रखते हैं। लेकिन इसका एक यूज़ और है, जो प्लांट्स की रूट्स होती है वो मिट्टी को बांध के रखते हैं ताकि मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह पर ना जाए। लेकिन अगर हम पेड़ काट देंगे तो उससे मिट्टी जो है वो ढीली हो जाती है। जब हवा चलती है या फिर तेज़ बारिश आती है तो मिट्टी बहकर वहाँ से हट जाती है, जिसके कारण क्या होता है, डेजर्टिफिकेशन, वहाँ की मिट्टी फर्टाइल नहीं रहती। इसे हम बोलते हैं सॉइल इरोजन। तो हमें लैंड को कंजर्व करना चाहिए, संरक्षित करना चाहिए। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एफोरेस्टेशन, हम पेड़ पौधे लगा सकते हैं। लैंड रिक्लेमेशन होता है नई लैंड को क्रिएट करना, कुछ नई ज़मीनों को क्रिएट करना, बनाना। तो हम वो कहाँ पे बना सकते हैं, जहाँ पर पानी हो। जैसे जहाँ पर समुद्र है वहाँ पर भी हम नई ज़मीनों को बना सकते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, जैसे कि सऊदी अरब अब कर रहा है। रेगुलेटेड यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइज़र्स, जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, फर्टिलाइज़र्स होते हैं, उनका यूज़ भी हमें कम करना चाहिए। इसके बाद है सॉइल। द थिन लेयर ऑफ द ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड सॉइल। जो हमारी अर्थ सरफेस की ऊपर वाली पतली लेयर है जो कि ग्रेनी सब्सटेंस से बनी है, उसे हम सॉइल बोलते हैं। जो हमारा सॉइल प्रोफाइल है हमारी अर्थ का, वो इस तरीके से है। सबसे नीचे है पेरेंट रॉक, चट्टानें। हमने 7th क्लास में भी पढ़ा था, जो मिट्टी है वो चट्टानों से टूटकर ही बनती है। तो सबसे नीचे जो है चट्टानें पाई जाती है। उसका जो ऊपर की सरफेस है वहाँ पर है रॉक फ्रेगमेंट्स, इन चट्टानों के टूटे हुए पत्थर, ये हमें उससे ऊपर वाली लेयर में मिलते हैं। उससे ऊपर की लेयर में रेत और छोटे छोटे कंकड़ पत्थर और चिकनी मिट्टी मिलती है। और सबसे जो ऊपर की लेयर होती है वो ह्यूमस से बनी होती है। ह्यूमस मतलब जो प्लांट्स और एनिमल्स के डेड पार्ट होते हैं, डिकम्पोज पार्ट होते हैं, उससे मिलकर ह्यूमस बनता है। ह्यूमस बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है क्योंकि इसको माइक्रोब्स इसको डिकम्पोज करके बनाते हैं। माइक्रोब्स मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया होते हैं, है ना, वो सब। तो ये सब क्या है, सॉइल प्रोफाइल। फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, मिट्टी जो फॉर्म होती है उसके लिए क्या क्या फैक्टर्स हैं। पेरेंट रॉक, जिस चट्टान से टूटकर मिट्टी बनी है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि मिट्टी कैसी होगी। क्लाइमेट, जलवायु कैसी है। टाइम, कितना टाइम लगा है किसी मिट्टी को बनने में। फ्लोरा, फोना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फ्लोरा होते हैं प्लांट्स, फोना एनिमल्स, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे हमने अभी देखा था बैक्टीरियाज वगैरह, ये सब प्लांट्स और एनिमल को डिकम्पोज करते रहते हैं और मिट्टी के अंदर उसको छोड़ते रहते हैं, जिससे कि मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ बन जाती है। उसे हम ह्यूमस बोलते हैं। तो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि मिट्टी कैसी होगी। इसके बाद है रिलीफ। रिलीफ होता है कि जो चट्टान है वो कितनी ऊंची है, वहाँ पर कितना ढलान है। जब बारिश होती है तो पानी ढलान पे से जल्दी नीचे उतरता है और पानी के साथ साथ मिट्टी भी बह के नीचे आती है। तो इससे क्या होगा, जो नीचे वाला हिस्सा होगा चट्टान का वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होगा, उपजाऊ होगा, लेकिन जो ऊपर का हिस्सा होगा चट्टान का वो नॉन फर्टाइल होगा या फिर कम उपजाऊ होगा। इसके बाद है डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। मिट्टी का डिग्रेडेशन कैसे होता है, उसे हम बोलते हैं सॉइल इरोजन। जैसे हमने अभी पढ़ा था, हम पेड़ों की जब कटाई करते हैं तो उससे मिट्टी ढीली हो जाती है। मिट्टी ऊपर की जो परत है, ह्यूमस वाली लेयर है, वो वहाँ से हट जाती है हवा या पानी से, तो मिट्टी अनफर्टाइल हो जाती है। तो हम इसके रीज़न क्या है, डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई, ओवर ग्रेजिंग, ज़रूरत से ज़्यादा घास का खाना जानवरों के द्वारा, ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र्स, ज़्यादा यूज़ करना केमिकल फर्टिलाइज़र्स का, लैंडस्लाइड, जो लैंडस्लाइड होते रहते हैं, मिट्टी की ज़मीनें खिसकती रहती हैं, फ्लड, बाढ़ भी इसका एक रीज़न है सॉइल इरोजन का। हम कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं मिट्टी का, मल्चिंग में क्या होता है, हम सूखे घास पत्ते उससे हम मिट्टी को ढक देते हैं, ज़मीन को ढक देते हैं, जिससे कि मिट्टी का मॉइस्चर बना रहे। सेकंड है कंटोर बैरियर्स में हम कुछ बैरियर्स बना देते हैं, कुछ रुकावटें लगा देते हैं मिट्टी के बीच बीच में, ताकि जब पानी का तेज़ बहाव आए तो मिट्टी बहकर आगे ना जाए। थर्ड है रोक डैम होता है जहाँ से पानी बहकर निकलता है, तो हम वहाँ पर कुछ पत्थरों की दीवारें बना देते हैं बीच बीच में, ताकि जब पानी तेज़ी से बहा के आगे निकले तो मिट्टी पानी के नीचे ही पानी के नीचे रहती है ना, तो पत्थरों के बीच में ही फंस जाती है, वो आगे पानी के साथ नहीं बहती।
4th है टेरेस फार्मिंग। टेरेस होता है ऊंचाई पर और फार्मिंग होता है खेती करना। ऊंचाई पर खेती करना मतलब पहाड़ों पर खेती करना। जब हम पहाड़ों पर खेती करते हैं तो वहाँ पे प्लांट्स लगाने पड़ते हैं। तो प्लांट्स क्या करते हैं, वो मिट्टी को पकड़ लेते हैं। प्लांट्स की जो रूट होती है मिट्टी को जकड़ लेते हैं, उससे मिट्टी नहीं बहती। 5th है इंटरक्रॉपिंग, एक से ज़्यादा फसल लगाना, ये भी अच्छा रहता है कंजर्वेशन ऑफ सॉइल के लिए। कंटोर प्लॉइंग, ये सेम बैरियर्स की तरह ही है, कंटोर बैरियर्स की तरह है। और उसके बाद है शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर बेल्ट्स होता है बहुत सारे पेड़ पौधे लगाना एक ही लाइन में, ताकि जब हवा चले तो वो हवा की स्पीड को कंट्रोल कर सके, ताकि सॉइल इरोजन ना हो। वाटर सबसे इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। ये रिन्यूएबल है, मतलब दोबारा नया बन सकता है। वाटर एक साइकिल चलती है, जैसे कि समुद्र का जो पानी होता है, जो भी गड्ढों में या फिर तालाबों के अंदर पानी भरा होता है, वो सूरज की गर्मी से भाप बनकर ऊपर उठता रहता है। ठीक है, जब पानी इवोपरेट होकर ऊपर उठता है तो फिर वो बाद में ठंडा होकर वापस बारिश बनकर नीचे आ जाता है। तो ये साइकिल चलती रहती है। तो इसका मतलब क्या है, पानी रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। हमारी अर्थ सरफेस का 2/3 सरफेस, अर्थ की सरफेस पानी से ढकी हुई है, मतलब 70% में से 68% सलाइन वाटर है, मतलब समुद्री पानी है, जो कि हमारे किसी काम का नहीं। और जो 2% वाटर है, ये फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर मतलब जो फ्रेश वाटर होता है, जो समुद्री पानी नहीं होता, उसको हम फ्रेश वाटर बोलते हैं। तो उस 2% में से भी फर्स्ट 1% पानी तो बर्फ़ और ग्लेशियर्स में जमा हुआ है, और 1% पानी ही हमारे लिए अवेलेबल है, जो कि हमें ग्राउंड वाटर मिलता है। रिवर्स के अंदर जो पानी होता है, तालाबों में, झीलों में जो पानी मिलता है, वो सिर्फ 1% है। प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। अब इसके पानी की जो अवेलेबिलिटी है उसमें क्या प्रॉब्लम्स आती है। स्कैरसिटी ऑफ वाटर इन मैनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, जैसे अफ्रीका, वेस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलिया। हमारे जो वर्ल्ड है इसमें पानी की बहुत कमी है, क्योंकि फ्रेश वाटर तो 1% ही है ना, जो हम अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ एरियाज़ में पानी बहुत कम पाया जाता है, जैसे कि अफ्रीका में, वेस्ट एशिया में और ऑस्ट्रेलिया में। तो हम पानी को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। वाटर पोल्यूशन मस्ट बी कंट्रोल। वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करना चाहिए। जब हम खेतों में सिंचाई करते हैं तो उसके लिए हम स्प्रिंकलर मेथड यूज़ कर सकते हैं, छिड़काव कर सकते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग, पानी को हमें हार्वेस्ट करना चाहिए, बचाना चाहिए। इसके बाद है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है, प्लांट्स विच ग्रो ऑन द अर्थ सरफेस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन, मतलब बिना किसी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की जो प्लांट्स हमारी अर्थ सरफेस पर उग आते हैं, जिनको इंसान अपने आप नहीं उगाता, वो अपने आप ही उग जाते हैं, वो सब नेचुरल वेजिटेशन में आता है। और वाइल्ड लाइफ, वे एनिमल्स जो कि डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स नहीं होते, जिनको हम नहीं पालते, वो सब किस में आते हैं, वाइल्ड लाइफ में। जितने भी जंगली जानवर होते हैं वो सब किस में आएंगे, वाइल्ड लाइफ में। इनके यूज़ क्या है, ये बहुत वैल्यूएबल रिसोर्सेज है। जैसे प्लांट्स हमें टिम्बर प्रोवाइड कराता है, टिम्बर मतलब लकड़ियाँ प्रोवाइड कराता है। शेल्टर देता है एनिमल्स के लिए, जो दूसरे एनिमल्स हैं उनको शेल्टर प्रोवाइड कराता है। ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं प्लांट्स, और ये मिट्टी को भी प्रोटेक्ट करते हैं, जो कि हमारी फसल उगाने के लिए इम्पोर्टेंट है। फ्रूट्स भी हमें प्लांट से ही मिलते हैं। ऑयल, दवाइयाँ और पेपर्स भी हमें प्लांट से ही मिलते हैं। इसके बाद है वाइल्ड लाइफ प्रोवाइड अस मिल्क, वूल, मीट एट्सेट्रा, मतलब ये वाइल्ड लाइफ भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो बच्चों ये वल्चर होता है, गिद्ध, आपने देखा होगा, ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। हमारा जो पूरा अर्थ है, जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं, भले ही वो हमें दिख रहा हो कि वो हमारे लिए किसी यूज़ के नहीं है, लेकिन वो हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि वल्चर है, ये गिद्ध है, ये एक स्कैवेंजर है, मतलब क्लींजर ऑफ एनवायरनमेंट। ये हमारे एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा रखता है। कैसे साफ़ सुथरा रखता है, कंज्यूम डेड ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, जो भी एनिमल्स मर जाते हैं, ये मरे हुए एनिमल्स को खाता है। तो इसलिए ये हमारे एनवायरनमेंट को साफ़ रखता है, और इसका होना हमारे एनवायरनमेंट के लिए ज़रूरी है। तो हम इन्हें कैसे कंजर्व कर सकते हैं, नेशनल पार्क्स में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में और बायोस्फीयर रिजर्व में। तो आपके चैप्टर में सिर्फ इतना ही है। थैंक यू।